कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। सदन में अगर पोस्टर लेके आएंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। संसदीय कार्य मंत्री जी या तो इनके प्रस्ताव लाइए। तुमसे दूर जाने की ख्वाहिश नहीं, पर तुम्हारी शक की नजर से बहुत डर लगता है। सदन शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित करनी पड़ी। आखिर ओम बिरला ने किसे चेतावनी दी कि सदन के नेता प्रस्ताव लेकर आए, नहीं तो मैं खुद इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सपा सांसदों ने आखिर सदन में पोस्टर क्यों लहराया और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने क्यों कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान की उड़ाई हैं धज्जियां। निशिकांत दुबे की किस बात पर भड़क गए अखिलेश यादव और बीजेपी की किस बात पर सफाई देने के लिए उठ खड़े हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि दुबे ने राजीव गांधी को लेकर ऐसा क्या बोल दिया कि कांग्रेस ने उसे राजीव गांधी के अपमान का मुद्दा बना दिया। प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया। साथ ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ऐसा क्या कहा कि बीजेपी सांसद हंगामा मचाने लगे और किस पार्टी के सांसदों ने जीएसटी को बताया टैक्स टेररिज्म। संसद रिपोर्ट में आज बहुत कुछ, बस आपको करना क्या है कि अंत तक बने रहना है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल सदन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से शुरू हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सवाल पूछने के लिए युवा सांसद शांभवी चौधरी का नाम लिया, तो दूसरी तरफ सपा सांसद पोस्टर दिखाकर प्रदर्शन करने लगे सदन के अंदर ही। इसे देखकर ओम बिरला भड़क गए और कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने सदन के नेता को भी कड़े शब्दों में नसीहत दी कि आप प्रस्ताव लेकर आए, नहीं तो मुझे खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। श्रीमती शांभवी, माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा के पटल पे प्रस्तुत। कांग्रेस के लोग आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का अवसर दिया। हम सभी जानते हैं कि देश के शिक्षा प्रणाली में लगभग 24.5 करोड़ छात्र छात्राएं हैं और 98 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इसके चलाने में सहयोग करें, पोस्टरबाजी नहीं करें। मैं जिन पर पोस्टरबाजी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आप पोस्टर लेकर सदन में नहीं आएंगे। सदन में लेकर पोस्टर आएंगे तो मैं माननीय सदस्य कार्रवाई करूंगा। ये तरीका ठीक नहीं है। आप सदन चलने में सहयोग करें। मैं पूर्व में भी व्यवस्था दे चुका हूं। सदन में अगर पोस्टर लेके आएंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। संसदीय कार्य मंत्री जी या तो इनके प्रस्ताव लाइए, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को लेकर के है। हमने देखा है कि केंद्रीय विद्यालय और नवो विद्यालय में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की मात्रा है वो बढ़ती ही जा रही है और इन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की व्यवस्था दे दी है सिक्योरिटी होती है। पोस्टर लेकर जो भी आएगा, पम्फलेट लेकर जो भी आएगा और ऐसी कोई भी अमर्यादित व्यवहार आचरण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज सर, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के पास जॉब सिक्योरिटी ना होने के बाद सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है। आप सदन चलने में सहयोग प्रदान करें। प्रश्नकाल सबका है, आपका अपना है। आप सदन चलाने में सहयोग करें। सदन आपका है। मैं शून्यकाल में आपको मौका दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं मुस्लिम आरक्षण पर राज्यसभा में ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम आरक्षण के लिए बाबा साहब के बनाए संविधान को क्यों बदलना चाहती है। कांग्रेस के अध्यक्ष, जो इस सदन में विपक्ष के नेता भी हैं, उनको जवाब देना चाहिए। If it was a statement made by any ordinary person, then we can understand. We can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position and in a very clear term, he has stated that Congress party
will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the constitution of India. Reservation for It is what? extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the constitution of India, the constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. And these people, they are talking about constitution, they are carrying the photograph of Baba Saheb Ambedkar, but their people officially makes a statement to change the constitution of India. I want the Congress president who is sitting here in the house to make very specifically clear about the Congress party's position. How and in what manner you want to change the constitution of India to provide reservation to Muslim community? I want clear-cut reply and position from the Congress party president, who is leader of the house in the Rajya Honorable Sabha. Minister, reservation in what? जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर सवाल किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षक बनती है, बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने साउथ में मुस्लिम धर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट में 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। जेपी नड्डा ने इसे ऑथेंटिकेट किया और कहा कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने वहां के सदन में कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान को बदलेंगे और ये लोग संविधान के बड़े रक्षक बनते हैं। वहां संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है। विपक्ष के नेता को इसका जवाब देना चाहिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया, उसे कोई बदल नहीं सकता। इसकी रक्षा के लिए हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। किसने कह दिया कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं? इस पर किरण रिजिजू ने कहा कि मुस्लिम लीग की पॉलिसी को जिसे बाबा साहब ने रिजेक्ट कर दिया था, उसे लागू कर कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। किरण रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम का सदन में दिया वक्तव्य भी सुनाया और कांग्रेस अध्यक्ष को कार्रवाई करने की चुनौती दी। धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश का
संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और बिहार और इस संविधान को हमने बनाया, हम नीति रक्षा करेंगे। कर्नाटक के मुस्लिम आरक्षण पर संसद में भारी हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने कर्नाटक के मुस्लिम आरक्षण को लेकर विपक्ष पर हल्ला बोल दिया। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, फिर से किरण रिजिजू ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे यहाँ खड़ा करने का आज कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो आज लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो आवाज उठाई जा रहा है वो कोई मामूली मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? सरकार इस मुद्दे को आप लोग बैठ जाए, बोल रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर। सर, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। 1947 में जब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी का सारा सदस्य, आज सुन ले, आप सुन ले, 1947 में जब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव लाया था कि मुसलमानों के लिए संवैधानिक उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दे 1947 में आया। 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को मानते हैं, तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो और अपना पद को उसको छीन लो उससे, नहीं तो आप नाटक मत करो। आप वहां कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। मैं उसका निंदा करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसको हमारा मांग है कि उस संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको तुरंत बर्खास्त करे, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि कार्य मंत्री ने एक बात कही है, लेकिन अब सदन को आप व्यवस्थित करें, गंभीर विषय हो सकता है। आप सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर राहुल गांधी छात्र संगठनों के प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस पर शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस शिक्षा तंत्र को खा रहा है। उन्होंने छात्रों से केवल दिल्ली में ही नहीं, हर शहर, यूनिवर्सिटी और गांव, गली, मोहल्लों में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो इंडिया गठबंधन के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है। देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा,
और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पे भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलवाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। और भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आप दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए। और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहां अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ी हमारी विचारधारा में थोड़ी फर्क हो सकती है, पॉलिसीज पे थोड़ी फर्क हो सकती है, मगर हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक होकर, एक साथ होकर कदम कदम आगे बढ़ाएंगे। वहीं लोकसभा में बोलते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जमकर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी में से केवल 56 लाख लोग टैक्स देते हैं। ये देश का इंजन है, विकास में योगदान देते हैं। उन्होंने आयकर विभाग को अधिक पावर दिए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि जरूरी वस्तुओं पर अरबपति और विश्वकर्मा सब बराबर जीएसटी देते हैं। महुआ ने शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में गिरावट के आंकड़े गिनाए और कहा कि देश की जनता को वह दीजिए जिसकी वो हकदार है। Albert Einstein famously said that the hardest thing in the world is to understand income tax. Similarly, we find it very hard to understand why this government's taxation policy continues to widen the stark divide between the two Indias. A Kuber's India for the elite and the privileged, and another, Vishwakarma's India, for the masses who are bearing the brunt of this government's economic mismanagement. We have just finished the spectacle of the Mahakumbh, with faith drawing millions to the holy Sangam at Prayag. The government is patting itself on its back for organizing the grandest spectacle that humankind has ever seen. It is a small concern that the same UP government who was unable to count the number of deaths in the Kumbh stampedes and give the country a number was magically able to insist that precisely 63 crore people had bathed in the river. Now 63 crores is the entire adult population of India, which statistically implies that every single one of us sitting here has bathed in the Kumbh. I certainly haven't bathed in the Kumbh. Most of us sitting around me have not bathed in the Kumbh. So, but this mirage continues. This great mirage is continuing. Similarly, much like the great taxation mirage that this government has created. In December 24, in response to a parliamentary question, the Finance Ministry provided certain crucial statistics on taxpayers in this country. What did we learn? We learned that there are 8 crore people in this country who filed taxes. But out of that, only 56 lakh people earn more than 15 lakhs per annum. These 56 lakh individuals, these are the engine of India's entrepreneurial and services economy. They are the only ones effectively paying direct income tax. Now with the new exemption structure, those earning up to 12.5 lakhs annually will pay zero tax.
Let's be clear, income tax is leviable only on 56 lakh people out of 140 crore population. Yet, we have a massive income tax department with supernormal snooping, police-like powers and unchecked discretion operating under the pretense of enforcement. What is the purpose of this? The 56 lakh people at least have a graded tax system. But for the rest of India, Vishwakarma's India, there is no relief. For the 139 crore people in Vishwakarma's India, GST is the great equalizer, but in the most regressive way possible. In financial year 23-24, the Government of India collected 20 lakh crores in GST, which comes to about 15,000 rupees per person. So a billionaire and a daily wage earner both pay GST on food, on transport and essential commodities. The government has done nothing to alleviate this burden. There is no discussion on reducing indirect taxes on essential commodities, no roadmap to ensure fairer wealth distribution. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप मढ़े। इस दौरान दुबे ने अंबानी अडानी की तुलना टाटा बिरला से भी की। हमारे सरकार को बहुत कहा जाता है कि अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। जब अपोजिशन में जब कांग्रेस इधर थी, जब कांग्रेस थी तो हम भी कहते थे कि ये टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है। इस देश में जानने वाली बात है कि 1966 में रिलायंस इंडस्ट्री आई 66 में और 98 तक मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं मिस्टर कार्ति चिदंबरम, 98 तक रिलायंस इंडस्ट्री 1 रुपया टैक्स नहीं देती थी इस देश में। ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। 87 में उनको परेशान करने के लिए माननीय राजीव गांधी जी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट लगाया 1987 में और 88 में उसका इंप्लीमेंटेशन रोक दिया। 88 में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लाया राजीव गांधी जी ने, 88 में। इस देश को जानने वाली बात है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी को रोकने के लिए उसका रूल जो है माननीय अध्यक्ष महोदया, उसका रूल जो है 2011 तक नहीं बना, 2011 तक नहीं बना। और आप जिस टैक्स की बात कर रहे थे शशि थरूर साहब, ये बात फैक्ट है। यानी कुल मिलाकर आज सदन हंगामेदार रहा, जिसमें कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और बजट में खामियों का मुद्दा छाया रहा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।